हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र चला है। एक तरफ जहां बहस ये छिड़ी है कि प्राकृतिक आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित कर देना चाहिए, वहीं सरकार से ही जुड़े हुए एक विधायक ऐसे भी हैं जिन्होंने आज तथ्यों के साथ एक बड़ा बात रखी कि जिस तरह से राष्ट्रीय आपदा का पैमाने की हम बात करते हैं तो उस तरह का कोई पैमाना नहीं है। सत गगरेट के विधायक चैतन्य शर्मा है, आपने आज तथ्यों के साथ एक बात रखी है प्राकृतिक आपदा और राष्ट्रीय आपदा घोषित करने को लेकर। आपको नहीं लगता आपकी ही सरकार आपके खिलाफ हो जाएगी इस तरह की बात करने से, क्योंकि आपकी ही सरकार प्रस्ताव भी पारित कर रही है कि राष्ट्रीय आपदा घोषित होनी चाहिए? नहीं, मेरा जो है मैं उसको थोड़ा कॉन्टेक्चुअलाइज और फ्यूचर फर्दर आपके लिए करना चाहता हूँ। मैंने एक बात लीगल तरीके से करी थी, जहाँ मैंने बोला था कि अगर आप नेशनल डिजास्टर एक्ट 2005 पढ़ते हैं, उसके तहत ये लिखा हुआ है, उसमें डिजास्टर को डिफाइन करा हुआ है। देयर आर नेशनल डिजास्टर्स विच हैव बीन डिक्लेयर्ड एज नेशनल डिजास्टर्स बाय प्रीवियस गवर्नमेंट्स, बाय सेंट्रल गवर्नमेंट्स ऑल्सो। तो मेरा कहने का मतलब तो एक्चुअली उल्टा था। अगर वो बात क्लैरिफाई नहीं हो पाई वहाँ पर, मैं इसको फिर से जो है गंभीरतापूर्वक जो है बताना चाहूँगा कि माई पिच इज़ फॉर दिस बीइंग ग्रांटेड द स्टेटस ऑफ अ नेशनल डिजास्टर। जब एक्ट में डिजास्टर दे रखा है तो इट इज़ अपॉन इनकम्बेंट अपॉन द गवर्नमेंट। मैंने उसमें एक बात और भी पढ़ी थी जो मैंने बताई थी, मैंने माननीय सदन में रखी थी कि कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा अगर नुकसान होता है एक कम्युनिटी का तो उस पर फिर इट इज़ इनकम्बेंट अपॉन दी नेशनल गवर्नमेंट। देखिए, दो तरीके की चीज़ें होती हैं। एक एनडीआरएफ होता है, आप सब भी जानते हैं मीडिया के माध्यम से। एक एनडीआरएफ भी होता है और एक एसडीआरएफ भी होता है। एक नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड जो होता है उसमें कंट्रीब्यूशन नेशनल गवर्नमेंट की तरफ से आता है, और एसडीआरएफ में जो है वो स्प्लिट होता है सेंटर और स्टेट के बीच में। हमारे स्टेट की जो कैरिंग कैपेसिटी है उससे कहीं मायने ज़्यादा जो है नुकसान हुआ है। 12,000 लोगों की जो 12,000 करोड़ का जो है नुकसान हुआ है। 400 से ज़्यादा लोगों ने जो है अपनी जान जो है गंवाई है। अगर हम इसको कनेक्ट करते हैं केदारनाथ जैसे एक डिजास्टर से, केदारनाथ वाज वन डिजास्टर इन वन पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट इन वन पर्टिकुलर वैली ऑफ द स्टेट। हिमाचल प्रदेश के जो हमारे सारे 12 जिला हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं 10 से 12 जिला, 12 तो मेरे ख्याल से सारे ही हैं, 10 तो मिनिमम है, सारे के सारे जो है प्रभावित हुए हैं। सो कहने का मतलब ये है कि देयर इज़ नो प्रोटोटाइप डेफिनेशन ऑफ अ नेशनल डिजास्टर। जो डिजास्टर की डेफिनेशन दे रखी है विच डिफाइंस व्हाट अ कैटास्ट्रोफी इज़ अकॉर्डिंग टू द नेशनल डिजास्टर एक्ट, उसके तहत इट इज़ इनकम्बेंट अपॉन जो द नेशनल गवर्नमेंट की उसको कैटेगराइज करें। मैंने एक और बात रखी थी कि हमारे 3 माननीय एमपी जो हैं रूलिंग पार्टी को भी बिलोंग करते हैं, जो आज की डेट में हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं लोकसभा में। अब इतना बड़ा जो है लोकसभा का अभी नए उसका जो सभागार है उसका उद्घाटन भी हुआ। विमेन रिजर्वेशन बिल जो हम सभी जिसके लिए अपेक्षित थे वो भी पास हुआ। बहुत सारे टाइम से अरसे से जो है इसके लिए बहुत सारी सरकारें जो हैं वो वचनबद्ध भी थी और कहीं ना कहीं प्रयासरत भी थी। अब उसके चलते हुए इट इज़ वेरी सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स टू सी कि इसकी चर्चा हमारे जो हमारे संदर्भ में जो हिमाचल में जो एक डिजास्टर आया था उसकी कहीं पर भी चर्चा नहीं होती। यू कैन ऑलवेज ब्रिंग अप एन मोशन, यू कैन ऑलवेज, जैसे आज हम मोशन लेके आए हैं, हमारे क्या बोलते हैं लोकसभा में भी अच्छा होता। चैतन्य, एक सवाल और है, आपकी पार्टी प्रदेशाध्यक्षा भी तो सांसद हैं, उन्होंने क्यों नहीं फिर बात उठाई? देखिए, उन्होंने तो अपने स्तर पे जो है प्रदेश भर में उन्होंने टूर भी करा। जो उनका निर्वाचित क्षेत्र है, अगर आप देखेंगे जहाँ से मैडम प्रतिभा सिंह आती हैं, मंडी वाला क्षेत्र है, कुल्लू वाला क्षेत्र है, उन्होंने काफ़ी जो है लार्ज स्केल टूरिंग भी करी अपने आप। मैंने 3 एमपीज़ की बात करी, मैंने तभी जो है अंडरलाइन करके बोला रूलिंग पार्टी के। आज की डेट में अगर हिमाचल प्रदेश में जो हम रूलिंग पार्टी के पार्ट हैं तो कहीं ना कहीं जो है एक वज़न होता है। दे आर पार्ट ऑफ द रूलिंग पार्टी। मिस्टर अनुराग ठाकुर, हु इज़ ऑल्सो माई MP, he also happens to be a cabinet minister. So the post a person is defined by the post he carries. He is in a very powerful position. So कहीं ना कहीं अच्छा होता। आगे आने वाले वक्त में भी मैं इस बात के लिए जो हूँ, अनुराग ठाकुर की बात करें, जगत प्रकाश नड्डा की बात करें, वो दोनों तो यही बात कर रहे हैं कि केंद्र तो हर मदद के लिए तैयार है। सवाल ये है कि राज्य मदद मांगे, किसी और डिमांड में ना पड़े। आप देखिए 102 के संकल्प में जब विपक्ष ने हमारा जो है अपनी चुप्पी के द्वारा जो है साइलेंस इज़ इक्वल टू कल्पेबिलिटी लॉ में बोला जाता है, तो उन्होंने कहीं ना कहीं उनकी चुप्पी जो है उनकी जो कल्पेबिलिटी है उसको दर्शाता है। उनको भी हामी भरनी चाहिए थी। आप देखिए फैक्ट्स के आधार पे बात होनी बहुत ज़रूरी है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 380 करोड़ हैज़ बीन रिलीज्ड इन 2 ट्रांचेस। पहला जो पहले दिया गया था जुलाई में, जुलाई 8th and 10th, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। उसके बाद जो है हमारा जो प्रीवियस ड्यूज़ थे 189 करोड़ के, 190 करोड़ के, वो हमें दिए गए। एंड थर्डली फिर हमें एक एडवांस के तौर पे 200 करोड़ की फंडिंग दी गई। सो दिस राउंड अबाउट इफ़ वी कैलकुलेट इट अमाउंट्स टू 700-800 करोड़। वी आर एस्टिमेटिंग अ टोटल डैमेज ऑफ 12,000 करोड़। इसके लिए एक सेंट्री स्पॉन्सर्ड जो है टीम गठित करी जानी चाहिए, सेंट्रल मिनिस्टर्स की टीम गठित करी जानी चाहिए। हम आभारी हैं श्री नितिन गडकरी जी के, जो यहाँ आए, उन्होंने ब्यौरा जायज़ा लिया अपने विभाग का। वैसे ही जो हमारा नेशनल डिजास्टर एक्ट है उसमें ये दिया हुआ है। वाई इज़ देयर सच अ बिग आर्ग्यूमेंट ऑन दिस? अगर हमने एक जो है संकल्प जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने पारित करा है, इट इज़ वेरी ईजी।
अब हम वेट कर रहे हैं कि 2024 का चुनाव आए और उससे 2 महीने पहले हम एक टीम को गठित करें और तब वो आके जो है चुनाव में जो डोल दिया जाएगा उसकी घोषणा करें। देन इट इज़ वेरी सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स। आपने संकल्प का जिक्र किया, संकल्प के ऊपर ही आपसे एक और सवाल लूँगा। मुझे याद है जब बजट सत्र चल रहा था आपने पर्यावरण को लेकर एक इशू उठाया था। सवाल ये है, इस बार की जो नेचुरल क्लैमिटी देखी जा रही है उसमें भी पर्यावरण को लेकर काफ़ी सारी चीज़ें हैं बाहर निकल कर आई हैं। क्या आपको नहीं लगता कि अपने ही विधायक के दिए हुए सुझाव पर सरकार गौर करना कहीं ना कहीं भूली? देखिए, जो सरकार की एक मैकेनिज़्म होता है वो बड़ा लार्ज स्केल होता है। मैंने एक विजनरी लीडरशिप हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी देखी है। एक उसको बोलते हैं ना, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। सो ही हैज़ रियली कम अक्रॉस एंड ही इज़ ट्राई टू डू हिज बेस्ट। अब जो चीज़ें हम एक्सपेक्ट करते हैं और जो चाहते हैं और जो इन्विजन करते हैं, दीज आर नॉट थिंग्स दैट कैन हैपन ओवरनाइट। आई विल गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल। जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में बात करी है सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए यूथ को एम्पावर करने के लिए, जहाँ पर 40% की सब्सिडी दी जाएगी। मेरे खुद के क्षेत्र के जो युवा नौजवान हैं, मैंने उनको प्रोत्साहित किया। वहाँ पर एक ग्रुप है जिन्होंने इस स्कीम में हिम्मे ऊर्जा जो है इसकी नोडल एजेंसी है उसके थ्रू अप्लाई करा। देखिए, अब सभी लोगों को जो है एक साथ मिलकर इस पर काम करना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें कहीं ना कहीं एक लॉन्ग स्टैंडिंग टाइम भी लगेगा। जहाँ तक हम ग्रीन कॉरिडोर की बात करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी उसके लिए बहुत ज़्यादा जो है वचनबद्ध हैं, वो मेहनत भी कर रहे हैं। वो भी आगे आने वाले वक्त में जो है विकसित करी जाएंगे। ई बसेस की बात है, ही हैज़ ऑलरेडी स्पोकन अबाउट चेंजिंग द फ्लीट। नाउ हिमाचल का जो टेरेन है वो बड़ा मुश्किल टेरेन है, तो वहाँ के लिए एक अलग प्रोटोटाइप डेवलप करने की बात करी जा रही है, उसकी R&D होगी। सो दिस इज़ नॉट समथिंग दैट कैन हैपन ओवरनाइट, बट आई सर्टनली बिलीव, क्योंकि आज भी जो मैं भी नियम लेके आया था, और वो सिर्फ एक कांग्रेस पार्टी का विधायक होने के नाते नहीं, सिर्फ विधायक होने के नाते नहीं, एज अ लॉयर, एज अ स्टूडेंट, एज अ सिटीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश, मेरे को लगता है कि अगर हम बायोफ्यूल के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, तो हमारा प्रदेश जो है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। आज की डेट में एथनॉल प्लांट जो है HPCL के द्वारा गगरेट विधानसभा क्षेत्र में लगाया जा रहा है। 1G का उसमें जो है उपयोग होने वाला है शुगर केन के बेसिस पे, जो शुगर के बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, शुगर केन बाय प्रोडक्ट्स एंड मेज बाय प्रोडक्ट्स के बेसिस पे वहाँ पर जो उत्पादन करा जाएगा एथनॉल को। दिस इज़ व्हाट वी नीड टू मूव इनटू। अगर आज की डेट में जो जेनजी है, जो यूथ है, जब तक वो अपनी साइकी को इसके लिए डेवलप नहीं करेगा और हम इस प्लेटफॉर्म की तरफ नहीं मूव करेंगे, तो कहीं ना कहीं फिर जो संकल्प हैं और जो कहीं ना कहीं बातें हैं, फिर वो कागज़ों में और शब्दों में ही रह जाएंगी। एक्शन इम्प्लीमेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है। आपने एक्शन इम्प्लीमेंटेशन की बात की, एक सवाल यूथ का भी आया, एक सवाल रोजगार का भी आया, एक सवाल स्कीम्स का भी आया। इस पे जो एक सवाल उठता है वो ये है कि अक्सर जो स्कीमें बनाई जाती हैं वो नेताओं के चहेतों को ही मिलती हैं, जिस व्यक्ति के लिए वो बनती हैं वहाँ तक पहुँचती नहीं है। फिर आप कहाँ कमी देखते हैं? देखिए, इसमें जो हमारा बॉटम लेवल का इम्प्लीमेंटेशन है, कमी जो है देखिए उस पे आती है। आप चाहे पंचायती राज ले लीजिए, चाहे आप विधायकों की जो स्कीम्स हैं उनको ले लीजिए, चाहे MPs की स्कीम ले लीजिए, एक सबसे प्रॉब्लम जो होती है वो है लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, और दूसरा होता है मिस इन्फॉर्मेशन। नाउ मिस इन्फॉर्मेशन इज़ वर्स देन लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन। होता क्या है कि हमारे जो एक सामान्य तौर पे जो हमारे जो सिटीजन्स होते हैं उन तक तो पहली बात तो वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट में पहुंचता ही नहीं है जो इन्फॉर्मेशन है या जो स्कीम है। एंड मिस इन्फॉर्मेशन का क्या होता है कि अगर कहीं गलत इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है तो आधे टाइम व्यक्ति को पता ही नहीं चलता। उसके लिए सारी सरकारों को, जैसे हमारी सरकार भी है, और मैं हमारे मुख्यमंत्री जी का फिर से धन्यवाद करना चाहूँगा, और हमारे डिपार्टमेंट्स का भी, हम इसके ऊपर वचनबद्ध हैं। चाहे हम अपने निर्वाचित क्षेत्र की बात करें, विधायकों के साथ भी जब चर्चा होती है माननीय विधायकों के साथ, तो हम इंश्योर करने की कोशिश करते हैं कि जो इम्प्लीमेंटेशन है ग्राउंड लेवल पे स्कीम्स का, वो तभी हो पाएगा सक्सेसफुली जब हम इन्फॉर्मेशन थ्योरी ढंग से पहुंचा पाएंगे। मेरा सवाल ये था, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, या फिर जनप्रतिनिधि हैं? सभी हैं, देखिए सभी हैं। एंड मैं अपने आप को भी इसमें बहुत बड़ा जो है जिम्मेदार हिस्सा मानता हूँ। ये कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन अगर मिलके इसमें एक पहल नहीं करेगा तो प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि जो डायरेक्शन आएगा शासन से उसके आधार पर प्रशासन जो है एक नियम या एक कानून या एक किसी नीति को जो है विकसित कर सकता है, बट उसको ग्राउंड पे जब उतारना है तो उस पर शासन और प्रशासन को मिलकर काम करना पड़ेगा। और अधिकतर हमारे डेवलप इंडिया की जो आज़ाद इंडिया की प्रॉब्लम अगर हम 70 साल में देखें, किसी भी प्रदेश में देखें, वो ये रही है। और आप अच्छे राज्यों का उदाहरण ले लीजिए, नॉट टॉकिंग अबाउट कांग्रेस BJP, आप चाहे आंध्र प्रदेश की बात कर लीजिए, उड़ीसा की बात कर लीजिए, आप केरला की बात कर लीजिए, जहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हेल्थ स्कीम्स या टेक्नोलॉजी बेस्ड स्कीम सक्सेसफुल हुआ है। वो इसलिए हुआ है क्योंकि वहाँ पर एक सिम्बियोटिक बैलेंस है बिटवीन ऑफिसर्स, बिटवीन जनप्रतिनिधि एंड द पब्लिक एट लार्ज। तो वो होना एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी फोकस कंपोनेंट है। एंड आई होप कि हिमाचल प्रदेश में आगे आने वाले वक्त में हम सब मिलके ये सब कर पाएंगे। आपसे एक आखिरी सवाल लूँगा। अक्सर जो लोग सरकार का हिस्सा होते हैं वो अपनी सरकार की बुराई कम करते हैं, पर इस आपदा में एक सवाल और लिया गया कि जिस तरह से NDRF आई, अगर स्टेट की SDRF इतनी मजबूत होती तो शायद हम बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर नियंत्रण पा सकते थे। क्या आपको भी ये कमी खली? देखिए, SDRF ने जो उनकी अभी करंट
इक्विपिंग है उसके आधार में बहुत अच्छा काम किया है। एंड आई थिंक इट इज़ प्रेज वर्दी कि जितने भी पुलिस पर्सनल हैं, जितने भी NDRF SDRF के पर्सनल हैं, जो विभागों से संबंधित हमारे अधिकारी हैं, चाहे वो IPH हो, PWD हो, हमारा बिजली विभाग हो, कुछ लोगों ने अपनी जान भी गंवाई। सो उन्होंने तो अपनी तरफ से पूरी मेहनत करी। बट जहाँ तक आपने जो बात कही स्ट्रेंथनिंग ऑफ SDRF एट अ टाइम लाइक दिस, वो तो एक प्रश्न उठता ही है, बिल्कुल उठता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें सिर्फ माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू की कांग्रेस की सरकार की बात नहीं है, हिमाचल प्रदेश सरकार की बात है। आज की डेट में अगर हम देखें कि जिस लेवल पे हमें ऑफ कोर्स त्रासदी इस बारी देखने को मिली, हो सकता है हमें बीते बहुत सारे वर्षों में देखने को नहीं मिली, बट दिस इज़ अ वेकअप कॉल फॉर अस। SDRF को स्ट्रेंथन होना ज़रूरी है। एक बारी फिर से मैं हमारी नेशनल गवर्नमेंट से भी अनुरोध करूँगा कि वो भी इसमें पॉजिटिव स्टेप्स उठाएँ। जब आप एक्ट पढ़ेंगे, एक्ट के अंदर मैंने कल रात को भी अपनी जब मैं स्पीच के लिए स्टडी कर रहा था तो मैंने एक्ट जो है बड़ा डिटेल में पढ़ा था। उसमें पहले जो है वो एक गवर्निंग बॉडी है, उसके बाद एक NDRF है, उसके बाद एक SDRF है। सो देयर इज़ अ कम्युनिटी बेस्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, देयर इज़ अ कोहेसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, सेंट्रल रिस्पॉन्सिबिलिटी और कॉन्करेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। सो वी ऑल नीड टू वर्क टुगेदर एंड ऑफ कोर्स SDRF नीड्स लार्ज स्केल रिस्ट्रक्चरिंग एंड स्ट्रेंथनिंग। SDRF के अलावा आपने और कमी क्या देखी? देखिए, कमी तो जो होती है जब एक लार्ज स्केल लाइव डिज़ास्टर हो रहा होता है तो उस वक्त आप कोऑर्डिनेट कैसे करते हैं, उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो स्ट्रेंथ के आधार पे अगर मैं बताऊं तो वो हमारी जो लीडरशिप थी, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी हों, चाहे हमारे डिप्टी CM साहब हों। डिप्टी CM साहब भी जगहों पे जो है खुद ट्रैक्टर पे दिखे, मुख्यमंत्री जी जो है जगहों पे हेलीकॉप्टर से भी उतरे, तो जो है मोटरसाइकिल पे सवार होकर जो है लोगों की पीड़ा जानने के लिए गए। तो जो फर्स्ट रिस्पॉन्स होता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे अब हमने कृष्णा नगर में देखा, जब मंदिर जहाँ पर धंस गया था, कुछ लोग जो है सोते सोते आई बिलीव जो है दे पास्ड अवे। सो ऐसी सिचुएशंस को मिटिगेट करना जो है उसके लिए एक फर्स्ट रिस्पॉन्डर टीम जो है वो बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये जो आपका प्रश्न है एमिनेट्स फ्रॉम द प्रीवियस क्वेश्चन, SDRF की स्ट्रेंथनिंग, आपका एक कैलामिटी टाइम में और इमरजेंसी टाइम में आपका रिस्पांस कैसे बनता है उसको तो स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। जिलों में स्ट्रेंथन होना बहुत ज़रूरी है। परसों मेरे यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है लार्ज स्केल एक फ्लैश फ्लड आया, उससे एक व्यक्ति जो है खड्ड में फंस गया, खड्ड में उसको ट्रैक्टर के ऊपर बैठना पड़ा। बात तो यहाँ तक पहुँच गई थी कि हम चंडीगढ़ में जो है मिलिट्री बेस को भी कांटेक्ट कर चुके थे कि हमें उसको विंच ना करना पड़े। तो दिस इज़, सारे गांव वाले मिले, प्रशासन आया, शासन आया, मेरी खुद की भी टीम वहाँ पर गई एंड लकीली वी वर एबल टू रेस्क्यू हिम फ्रॉम द लोकेशन। बट ऐसी चीज़ों के लिए आई थिंक, एंड खासकर क्योंकि हमारा पर्वतीय राज्य है, मैं तो ऊने ज़िले से आता हूँ, बट हमारा प्रोडोमिनेंट जो है मेजॉरिटी जो है राज्य का वो एक पर्वतीय राज्य है, तो यहाँ पर फर्स्ट रिस्पॉन्स को बेटर करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने एक और सवाल, युवाओं के बारे में एक और बात कही जाती है कि युवा जब इधर उधर घूमता है तो वो आसपास की कई चीज़ें देखता है। आपने इस बार अवैध खनन को लेकर नेताओं के बयान सुने होंगे, चाहे वो आपकी सरकार के मंत्री हों, विपक्ष के हों। अवैध खनन को लेकर एक सवाल आया कि अवैध खनन हुआ है तब त्रासदी आई, एक सवाल ये हुआ कि अवैध खनन नहीं हुआ है, एक सवाल ये आया कि अवैध खनन होना ज़रूरी है। आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, मेरी इस पर तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सा पॉइंट है कि साइंटिफिक माइनिंग को आगे बढ़ावा देना ज़रूरी है और उसमें कई कारण हैं। एक कारण तो पहली बात यह है कि हमें अपने प्रदेश के राजस्व को बढ़ाना है। आज की डेट में अगर हम कंपैरेटिव फिगर्स देखें, सो हमारा जो हमें ट्रेजरी में आता है, रेवेन्यू आता है फ्रॉम माइनिंग, इट इज़ मीगर एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट्स लाइक उत्तराखंड। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस पर वचनबद्ध है, तभी इतने सारे क्रशर भी बंद करे गए। एक ठोस क्रशर रिलेटेड पॉलिसी जो है वो बननी बहुत ज़रूरी है। देखिए, लोगों ने अपना उद्योग करना है, जो लोग क्रशर चला रहे हैं उनके भी घर परिवार हैं, वो भी एक लीगलाइज बिजनेस कर रहे हैं। मैं अवैध की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लीगलाइज बिजनेस की बात कर रहा हूँ। उनकी बहुत मेहनत और उनका एक हार्ड अर्न मनी जो है बिजनेस में लगा हुआ है, और उसके साथ काफ़ी सारे लोगों का रोज़गार भी जुड़ा हुआ है। तो साइंटिफिक माइनिंग होना बहुत ज़रूरी है। अवैध को डिफ़ाइन करना बहुत ज़रूरी है। अगर मेरे गाँव में, मेरी ही खड्ड से मेरे गांव का एक निवासी आधा ट्रॉली अगर रेत लेके जा रहा है, तो उसके लिए आप पंचायत में सिस्टम बनाइए ताकि वो अवैध ना बुलाया जाए। अब आप उसके ऊपर 5,000 का जुर्माना ठोक देंगे, और एक व्यक्ति जिसका बहुत बड़ा उद्योग है, जिसका 200 TPH का प्लांट लगा हुआ है, और वो वहाँ से रात रात को अगर 100 टिप्पर लगा रहा है, तो हमें अवैध माइनिंग को डिफ़ाइन करना और उसके ऊपर फिर कहीं ना कहीं कॉन्क्रीट एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। अवैध का जो है बहुत ज़्यादा मीनिंग जो है हमारे यहाँ पर कंटेक्चुअलाइज हो चुका है। जो गरीब व्यक्ति खर्च से निकाल रहा है उसके लिए एक कॉन्सेप्ट बन चुका है, जो एक अमीर व्यक्ति कर रहा है वो उसको कैसे डाउज कर लेता है उसके लिए अलग बन चुका है, एंड बीच में फिर बहुत सारे लोग हैं जो ईमानदारी से भी कर रहे हैं। तो हो सकता है वो साइंटिफिक तरीके से ना कर रहे हो, तो इसके लिए मापदंड डेवलप करना बहुत ज़रूरी है ताकि साइंटिफिक तरीके से माइनिंग इकोलॉजी को प्रिवेंट को जो है सेफगार्ड करने के लिए भी बन सके, और इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए, प्रदेश के लिए, रेवेन्यू जनरेशन के लिए भी हो सके। आपने अपना समय दिया, बहुत बहुत थैंक यू जी, थैंक यू।
जिस तरह से प्राकृतिक आपदा हिमाचल प्रदेश में आई थी, एक तो उसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करने को लेकर और जिस तरह से इस आपदा में अवैध खनन का मुद्दा उठा, उन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ गगरेट के युवा विधायक चैतन्य शर्मा थे। संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।